हेलो गाइस। आज हम लोग बीएनएसएस के एक बड़े ही इम्पोर्टेंट चैप्टर में किए गए चेंजेस को डिस्कस करेंगे। सो विदाउट फर्दर अडू लेट अस डाइव इनटू दैट। चैप्टर नंबर 19 जो कि डील करता है ट्रायल बिफोर कोर्ट ऑफ सेशंस से। आज हम लोग यहाँ से शुरू करते हुए पूरे ट्रायल प्रोसीजर में क्या चेंजेस लाए गए हैं उनके बारे में एक एक करके चर्चा करते हैं। तो लेट अस सी जो पहला सेक्शन है जहाँ पे ये चेंज लाया गया है वो है सेक्शन 249। 249 डील करता है विद द ओपनिंग केस फॉर प्रोसिक्यूशन। तो अर्लियर क्या था, सीआरपीसी में हम लोग देखते थे कि जब कोई भी केस कोर्ट ऑफ सेशन में ट्राई किए जाने के लिए कमिट कर दिया जाता था तो वो सीआरपीसी के अंदर की प्रक्रिया थी, वहाँ से कमिटल कर दिया गया तो वो फिर ट्राई हो रहा है। अब नए बीएनएसएस के अंदर एक और फ्रेज इसमें ऐड कर दिया गया है जिसमें लिखा हुआ है अंडर एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। यानी कि अब जरूरी नहीं है कि कमिटल सिर्फ और सिर्फ बीएनएस के ही अंदर किया जाए। कमिटल अब किसी भी अन्य लॉ के अंदर अगर कर दिया जा रहा है टू द कोर्ट ऑफ सेशंस तो वहां पर जो है ट्रायल प्रोसीजर बीएनएसएस वाला ही इस्तेमाल किया जाएगा। ऑलराइट, तो ये एक नया एडिशन है इस सेक्शन में और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो काइंडली नोट इट एंड ट्राई टू कॉम्प्रिहेंड द सेम। ऑलराइट, अगला सेक्शन है सेक्शन 250 जिसमें कि डिस्चार्ज की बात करते हैं। अब यहाँ से हम लोग गौर करेंगे कि इससे पहले सीआरपीसी के अंदर डिस्चार्ज करने पे, जजमेंट्स देने पे कोई भी टाइम लिमिट प्रेस्क्राइब नहीं था। तो बड़े ही इंटरेस्टिंगली आप यहाँ पे पाइएगा कि इन सभी प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स में टाइम लिमिट्स को इंट्रोड्यूस किया गया है। और ऑफ कोर्स टाइम लिमिट्स के इंट्रोडक्शन से जस्टिस डिलीवरी कितनी आसान हो जाएगी और कितनी सरल हो जाएगी ये समझाने की आवश्यकता मुझे कतई नहीं है। तो 250 आप लोग देखिए जिसमें डिस्चार्ज की चर्चा की जा रही है। इसमें बोला गया है कि भाई द अक्यूज्ड में प्रेफर एन एप्लीकेशन फॉर डिस्चार्ज विद इन अ पीरियड ऑफ 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ कमिटमेंट ऑफ केस अंडर सेक्शन 232। तो जैसे ही सेक्शन 232 के अंदर केस को कमिट कर दिया गया है टू द कोर्ट ऑफ सेशंस, उस कमिटल के 60 दिनों के अंदर अक्यूज्ड को डिस्चार्ज के लिए एप्लीकेशन लगा देना है। ऑलराइट, तो ये प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट टाइम लिमिट है, इसलिए इसका विशेष ध्यान रखिएगा कि कब से। तो 232 के अंदर कमिटल जैसे ही हो रहा है फ्रॉम दैट वेरी डे कितना टाइम पीरियड है, 60 days है। 60 days के अंदर आपको डिस्चार्ज के लिए एप्लीकेशन लगा देना है। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन जो कि बात करता है फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस की। फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस में भी आप यहाँ पर भी देखिएगा कि पहले चार्ज फ्रेम करने पे भी टाइम लिमिट नहीं था और अब यहाँ पर भी टाइम लिमिट को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। तो कितने दिनों का टाइम लिमिट है? सेक्शन 251 क्लॉज 1 के सब क्लॉज बी में आप देखिए, वहाँ पर आप पाइएगा हाँ, जब जो ऑफेंस जिसकी चर्चा की जा रही है वो एक्सक्लूसिवली ट्रायबल बाय कोर्ट ऑफ सेशंस है। ऑलराइट, तो वैसे केस में क्या हो रहा है, द मैजिस्ट्रेट जिनके पास गया हुआ है मामला, ही शैल फ्रेम इन राइटिंग ए चार्ज अगेंस्ट द अक्यूज्ड। चार्ज फ्रेमिंग करेंगे वो मैजिस्ट्रेट, और कितने दिनों के अंदर ये चार्ज फ्रेमिंग हो जानी चाहिए, ये नया इंट्रोडक्शन है। ही शैल फ्रेम अ चार्ज इन राइटिंग against the accused within a period of 60 days from the date of first hearing on the charge। चार्ज के ऊपर होने वाली पहली हियरिंग से 60 दिनों के अंदर अंदर आपको चार्ज फ्रेमिंग कंप्लीट कर लेनी है। ऑलराइट, उसके बाद हम लोग अब फिर आगे चलते हैं। सब क्लॉज 2 को देखिए, सेक्शन 251 क्लॉज 2। ऑलराइट, ये बात करता है वेयर द जज frames any charge under clause B of subsection 1, या within 60 days की बात हो रही थी, the charge shall be read and explained to the accused। तो क्या किया जाएगा, चार्ज को it shall be read and explained, पढ़ करके सुनाया जाएगा और समझाया भी जाएगा, to the accused present either physically or through audio video electronic means। तो जो यहाँ पे चेंज आया है, जो परिवर्तन है वो ये है कि
accused can be present either physically or in audio video electronic means. क्योंकि ये समझाने की प्रक्रिया पहले भी थी, समझाना है, इट शैल बी रेड ओवर टू द अक्यूज्ड एंड इट शैल बी एक्सप्लेन टू द अक्यूज्ड, ऑल राइट। मगर अब यहाँ पर क्या है कि प्रेजेंस आइदर फिजिकल हो सकती है और थ्रू ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स भी हो सकती है। ओके, तो इट वाज ऑल अबाउट सेक्शन 251। जो अगला प्रोमिनेंट चेंज है इस कंटेक्स्ट में वो है आपका सेक्शन 254 में, सेक्शन 254। तो 254 किस चीज़ से डील करता है? डील्स विथ एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन, ऑल राइट। तो एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन के अंदर पहला चेंज तो जो है वो इसके क्लॉज 1 का प्रोवाइजो है, जो कि थ्रू आउट BNSS हम लोग देखते आ रहे हैं। एंड दैट चेंजेस कि यहाँ पर जो एविडेंस है विटनेसेस का, इट कैन बी रिकॉर्डेड वाया ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स एज वेल, ऑल राइट। तो उस माध्यम से भी रिकॉर्ड कर सकेंगे। तो दिस इज समथिंग दैट वी आर स्टडिंग फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, तो इसको एक नोट कर लीजिए, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चेंज नॉनदलेस। लेकिन इसी में हम लोग देखते हैं कि एक नया क्लॉज ऐड कर दिया गया है। सेक्शन 254 का क्लॉज 2 जो है, एक कंप्लीटली नया क्लॉज ऐड किया गया है। और ये क्लॉज ऐड किया जा रहा है पब्लिक सर्वेंट्स के काम को और जस्टिस को, दोनों को ध्यान में रखते हुए इन दोनों को के बीच एक इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के प्रयास में सेक्शन 254 क्लॉज 2 को इंट्रोड्यूस किया गया है। तो लेट अस सी क्या बोलता है 254 क्लॉज 2। इट गोज एज द deposition of evidence of any public servant may be taken through audio video electronic means, all right। अब यानी कि यदि हमें किसी पब्लिक सर्वेंट से कोई एविडेंस लेने की ज़रूरत है, तो ये कंपल्शन नहीं है कि दैट पर्सन मस्ट बी फिजिकली प्रेजेंट। अगर ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के माध्यम से भी हम उसके एविडेंस को रिकॉर्ड कर ले रहे हैं, डिपोजिशन को रिकॉर्ड कर ले रहे हैं, देन दैट विल बी कंसिडर्ड एविडेंस इनफ, ऑल राइट। सो दिस वाज सेक्शन 254। Now let us talk about the next change, जो कि सेक्शन 258 में है। Yet again यहाँ पर भी आप पाएंगे कि टाइम पीरियड को इंट्रोड्यूस किया गया है। जैसा कि मैंने पहले भी बोला था, जजमेंट्स के केस में भी टाइम पीरियड्स को इंट्रोड्यूस किया गया, ऑलराइट। सो सेक्शन 258 किस चीज़ से डील करता है? इट डील्स विथ जजमेंट्स ऑफ एक्विटल और कन्विक्शन। तो CRPC में जिन भी लोगों ने CRPC को पढ़ रखा है वो जानते हैं कि पहले जो है CRPC के अंदर जजमेंट्स के ऊपर कोई भी टाइम लिमिट प्रेस्क्राइब नहीं की गई थी। लेकिन BNSS ने यहाँ पर भी देखिए प्रोसीजर को कैसे स्ट्रीमलाइन करने का प्रयास किया है। अब यहाँ पे क्या कहता है, आप लोग पढ़िए सेक्शन 258 क्लॉज 1। आफ्टर हियरिंग आर्ग्यूमेंट्स एंड पॉइंट्स ऑफ लॉ इफ एनी, द जज शैल गिव अ जजमेंट इन द केस एज सुन एज पॉसिबल, ऑलराइट। यहाँ से अंडरलाइन कीजिएगा, within a period of 30 days from the date of completion of arguments। कितने दिनों के अंदर? 30 दिनों के अंदर। कब से 30 दिन? From the date of completion of arguments, all right। आगे पढ़ते हैं। Which may be extended to a period of 45 days for reasons to be recorded in writing, all right। क्या ये 30 दिन ही फाइनल है? इसकी फाइनलिटी क्या ऐसी है कि चेंज नहीं किया जा सकता इसे? जी नहीं, यहाँ पर स्पष्ट तौर पे इसी सेक्शन में लिखा हुआ है कि आपको जजमेंट तो 30 दिन के अंदर देना है, बट दिस टाइम पीरियड इज एक्सटेंडेबल अप टू 45 डेज, ऑलराइट। इसलिए ये दोनों जो नंबर ऑफ डेज हैं आपके प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। काइंडली नोट इट डाउन, काइंडली जॉट इट इन सम नोटबुक एंड मेमोराइज इट, ओके। 30 डेज के अंदर आपको दे देना है। 30 दिन कब से? फ्रॉम द फाइनल डेट ऑफ आर्ग्यूमेंट, और उसके बाद फिर जो है इट इज एक्सटेंडेबल अप टू 45 डेज, ऑलराइट। बिफोर यू मूव ऑन टू वारंट ट्रायल, एक छोटा सा चेंज और किया गया है। काइंडली गो थ्रू सेक्शन 260, ओके। सेक्शन 260 डील करता है, आपने 222 पढ़ा होगा, जहां पर कि डिफेमेशन के मामलों में ट्रायल जो किया जाने का प्रोविजन है, कॉग्निजेंस कैसे लेना है, इसकी चर्चा की गई है। उसमें सेक्शन
222 का क्लॉज 2 जो है, इसमें बताया जाता है कि यदि डिफेमेशन जो है प्रेसिडेंट या गवर्नर या ऐसे किसी डिग्निटरी का किया जा रहा है, तो उसका प्रोविजन 222 क्लॉज 2 में दिया गया था। तो वैसे मामलों में वहाँ पे बताया गया कि वो कोर्ट ऑफ सेशन में उसका ट्रायल चलेगा। तो वैसे मामलों में जो ट्रायल प्रोसीजर होगा वो आपका बताया गया है सेक्शन 260 के अंदर। ऑलराइट, तो सेक्शन 260 में बाकी प्रक्रिया तो सारी सेम है, जो चेंज लाया गया है वो आप काइंडली नोट कीजिएगा, सेक्शन 260 का क्लॉज 4। ऑलराइट, इसमें you'll see कि make an order that compensation of such amount not exceeding 5,000 rupees as it may determine be paid by such person to the accused or to each or any of them. Alright, इसे अंडरलाइन कर लीजिए। कितने अमाउंट तक का कॉम्पेंसेशन? 5,000 रुपए तक के कॉम्पेंसेशन की बात की गई है। जबकि हम लोग यदि सीआरपीसी को देखेंगे तो सीआरपीसी में ये कॉम्पेंसेशन का अमाउंट 1,000 रुपए था। ऑलराइट, तो ये तीनों क्रिमिनल लॉज के अंदर आप एक परिवर्तन पाइएगा कि जो फाइन्स का अमाउंट है उसको इंक्रीज कर दिया गया है। और ये बड़ा ही रैशनल चेंज भी है, क्योंकि हमारे जो भी एक्ट्स थे ये पुराने टाइम में बनाए गए थे, जिस समय की मनी की वैल्यू बड़ी ही अलग थी। एंड विथ टाइम अब जो है इट नीडेड सम चेंज। और आप इसी कारण से पाएंगे कि बीएनएस भी जब हम लोग देखेंगे तो विल सी कि कई जगहों पे फाइन्स को बढ़ा दिया गया है। तो सिमिलरली यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि जो कॉम्पेंसेशन का अमाउंट है, पहले सीआरपीसी के अंदर ये 1,000 रुपये हुआ करता था, अब इसको 5,000 कर दिया गया है। ऑलराइट, गुड। सो 10 हम लोगों ने जो है सेशन ट्रायल को डील कर लिया है। अब जो अगला इलेबोरेट ट्रायल प्रोसीजर है जो कि है वारंट ट्रायल, हम लोग वारंट ट्रायल को देखेंगे। ऑलराइट, वारंट ट्रायल चैप्टर नंबर 20 में है। तो सबसे पहले हम लोग आ जाइए इसमें सेक्शन नंबर 262 के ऊपर। तो आप पाइएगा कि डिस्चार्ज के बारे में जहां पर भी चर्चा की जा रही है, लगभग हर जगह पे टाइम पीरियड इंट्रोड्यूस किया गया है, और वो टाइम पीरियड 60 डेज का ही है। ऑलराइट, तो 262 में भी डिस्चार्ज की बात की जा रही है, और यू विल फाइंड कि डिस्चार्ज कितने दिनों में करना है, विद इन अ पीरियड ऑफ 60 डेज। लेकिन जो डिफरेंस है, जो कि बहुत ही मोस्ट ऑब्वियस डिफरेंस है, जब हम लोग सेशन ट्रायल की बात करते थे, देन दैट 60 डेज हैज़ टू बी और हैड टू बी काउंटेड फ्रॉम द डेट ऑफ कमिटमेंट टू द कोर्ट ऑफ सेशंस। ऑलराइट, कमिटल टू द कोर्ट ऑफ सेशन। और यहाँ पर जब हम लोग बात करेंगे तो डिस्चार्ज, तो आपको डिस्चार्ज का एप्लीकेशन तो 60 दिन के ही अंदर कर देना है, मगर ये 60 दिन कब से गिना जाएगा? फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ऑलराइट, तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द डिस्चार्ज अंडर सेशंस एंड वारंट ट्रायल। ऑलराइट, मगर हमारे प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है वो 60 डेज की बात है, इसलिए इसका विशेष ध्यान रखा जाए। ऑलराइट, जो अगला चेंज है वो है सेक्शन 263 में, जिसमें कि फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस की बात की जा रही है। और इसमें भी वही सेम 60 दिनों की बात की गई है कि कैसे 60 दिनों के अंदर चार्जेस को फ्रेम कर लेना है। ऑलराइट, तो इसमें विद इन 60 डेज आप देखोगे इसको, सेक्शन 263 को काइंडली ओपन कीजिए, यू विल फाइंड कि कितने दिनों के अंदर फ्रेम कर लेना है, विद इन अ पीरियड ऑफ 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट हियरिंग ऑन द चार्ज। चार्ज के ऊपर जो आपकी पहली हियरिंग है उस दिन से 60 डेज के अंदर आपको चार्ज फ्रेमिंग कंप्लीट कर लेनी है। ऑलराइट, सो द नेक्स्ट सेक्शन जहां पर की चेंजेस इंट्रोड्यूस किए गए हैं वो है सेक्शन आपका 265। ऑलराइट, सेक्शन 265 बात करता है एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन की। तो एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन में आप लोग देखिएगा सेक्शन 265 के क्लॉज 3 का प्रोवाइजो, काइंडली प्रोवाइजो नंबर 2 उसको देखिए। प्रोवाइडेड फर्दर दैट द एग्जामिनेशन ऑफ अ विटनेस अंडर दिस सेक्शन may be done by audio video electronic means at the designated place to be notified by the state government। तो जो इसमें चेंज लाया गया है वो चेंज ये है कि अब आप वैसा एग्जामिनेशन ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के माध्यम से भी कर सकते हैं। ऑलराइट, सो सेक्शन 265 में जो चेंज है वी आर डन विद दैट।
और क्वाइट सिमिलर टू दिस सेक्शन जब आप देखेंगे अगला सेक्शन, दैट इज एविडेंस फॉर डिफेंस। एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन में ये चीज़ इंट्रोड्यूस की गई है, सिमिलरली एविडेंस फॉर डिफेंस में भी सेम चेंज आप पाएंगे। उसका भी आप यदि देखें सेक्शन 266 का क्लॉज 2 का सेकेंड प्रोवाइजो जो है, इट गोज एज प्रोवाइडेड फर्दर दैट द एग्जामिनेशन ऑफ अ विटनेस अंडर दिस सबसेक्शन may be done by audio video electronic means at the designated place to be notified by the state government. all right, so ये बेसिक वही चेंजेस दोनों जगहों पे आपको दिख जाएंगे। अगला जो एक इम्पॉर्टेंट चेंज किया गया है वो है आपका सेक्शन नंबर 269 के अंदर। अभी तक हम लोग जो वारंट ट्रायल में देख रहे थे, इट वाज वारंट ट्रायल केसेस इंस्टीट्यूटेड ऑन पुलिस रिपोर्ट। अब जो यहाँ से आप देखेंगे 267 ऑनवर्ड्स जो है, इट डील्स विथ केसेस केसेस इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज देन ऑन पुलिस रिपोर्ट। ऑलराइट, तो जो सेक्शन 269 की हम लोग बात करेंगे विच डील्स विद द प्रोसीजर वेयर द अक्यूज्ड इज नॉट डिस्चार्ज, तो यहाँ पे हम लोगों को ये ध्यान देना है कि इट इज अ केस जहाँ पर कि द केस इज इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज देन ऑन पुलिस रिपोर्ट। ऑलराइट, तो जहाँ पे अदरवाइज देन ऑन पुलिस रिपोर्ट की बात होगी, अब हमारे पास पुलिस रिपोर्ट है नहीं चार्ज फ्रेम करने के लिए, तो वैसे केस में हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले तो हम लोग एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन लेंगे। प्रोसिक्यूशन के तरफ से कोई डॉक्यूमेंट्स अगर प्रेजेंट किए गए हैं, कुछ एविडेंसेस फॉरवर्ड की गई हैं, तो जज उसको पहले देखते हैं, मजिस्ट्रेट उसको पहले देखेंगे, और फिर मजिस्ट्रेट यदि चाहे या फिर यदि प्रोसिक्यूशन एप्लीकेशन लगाता है तो मजिस्ट्रेट अलाउ कर सकते हैं कि ऑलराइट यू कैन प्रेजेंट एनी विटनेसेस दैट यू नीड, और उसके लिए समन्स जारी कर सकते हैं। ये एक बेसिक प्रक्रिया है, तो इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग अब 269 को देखने जा रहे हैं। सेक्शन 269 अब आपका बता रहा है कि ये वैसे सिनेरियो की बात कर रहा है जहां पर कि अक्यूज्ड को डिस्चार्ज नहीं किया गया है। ऑलराइट, तो जब हाँ, इसमें अब आप देखिए सेक्शन 269 का क्लॉज 7, ये एक कंप्लीटली नया क्लॉज ऐड किया गया है। ऑलराइट, सबसे पहले इसको हम लोग पढ़ लेते हैं, देन आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट। ऑलराइट, तो ये एक नया क्लॉज ऐड किया गया है व्हिच गोज एज वेयर डिस्पाइट गिविंग अपॉर्चुनिटी टू द प्रोसिक्यूशन एंड आफ्टर टेकिंग ऑल रीजनेबल मेजर्स अंडर दिस संहिता, if the attendance of the prosecution witness under subsection 5 and 6 cannot be secured for cross-examination, it shall be deemed that such witness has not been examined for not being available, and the magistrate may close the prosecution evidence for reasons to be recorded in writing and proceed with the case on the basis of the material on record. All right, तो इसको सिंपल टर्म्स में यदि आप देखें तो प्रोसिक्यूशन विटनेस प्रेजेंट किया गया, प्रोसिक्यूशन विटनेस का प्रोसिक्यूशन ने आकर के एग्जामिनेशन इन चीफ कर लिया है। अब एग्जामिनेशन इन चीफ कर लेने पे अब तो सिंपल सी बात है, मेरा विटनेस है, मैं तो वैसे ही फैक्ट्स उससे इलिसिट करवाऊंगा जो मुझे सर्व करेंगे, मेरे फेवर की चीज़ें होंगी। तो वैसे विटनेस के एविडेंस को हम लोग तब तक नहीं कंसिडर कर सकते हैं जब तक कि उस विटनेस का क्रॉस एग्जामिनेशन ना हो गया हो। दूसरी पार्टी को उस विटनेस को क्रॉस एग्जामिनेशन करने की जब तक अपॉर्चुनिटी ना दे दी गई हो, वैसे विटनेस के स्टेटमेंट्स पे रिलाई करना ये डिनायल ऑफ जस्टिस हो सकता है। कॉमन पार्लेंस में भी इसे यदि आप सोचिएगा तो बड़ी ही सिंपल बात है। ऑलराइट, तो सेक्शन 269 क्लॉज 7 एक ऐसे सिनेरियो की परिकल्पना कर रहा है जहां पर कि प्रोसिक्यूशन विटनेस का एग्जामिनेशन इन चीफ तो हो गया है, पर जब उसके क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए उसको बुलाया गया, आप देखेंगे 269 क्लॉज 5 में बुलाया जा रहा है, स्पेसिफिकली नाम से भी बुलाया जा रहा है, बावजूद इसके क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए वो प्रेजेंट नहीं होता है, आता ही नहीं है। तो ऐसे केस में जब वैसे विटनेस का प्रोसिक्यूशन विटनेस का क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं हुआ तो 269 क्लॉज 7 कहता है कि यहाँ पे मान लिया जाएगा कि उस व्यक्ति का एग्जामिनेशन, वैसे विटनेस का एग्जामिनेशन हुआ ही नहीं है। ऑलराइट, तो सिंपली इसमें यही बताया जा रहा है कि प्रोसिक्यूशन के विटनेस का चीफ हुआ है और क्रॉस के लिए प्रेजेंट ना हुआ हो तो माना जाएगा कि उसका एग्जामिनेशन
नहीं किया गया है। ऑलराइट, 269 की कहानी यही है। अब हम लोग अगले सेक्शन की बात करेंगे, जो कि है सेक्शन नंबर 272। ऑलराइट, सेक्शन 272 अब यहाँ पर देखिए, ये बात करता है एब्सेंस ऑफ कंप्लेनेंट्स की, कि अब आपने कंप्लेंट तो कर दी, मगर जब वहाँ पे केस आ रहा है फॉर ट्रायल, अब कंप्लेनेंट ही मौजूद नहीं है। तो अब तो इक्विटी भी ऐसे कहता है कि भाई आप खुद ही अगर अपने राइट्स के लिए नहीं फाइट कर रहे हैं, आप राइट्स को लेकर के अलर्ट नहीं है, इफ़ यू स्लीप ऑन योर राइट्स, तो नोबडी कैन प्रोटेक्ट यू। ऑल राइट, तो अब आप देखेंगे यहाँ पर एक तरह से उसका भी एक लेजिस्लेटिव मैनिफेस्टेशन है ये सेक्शन। कहता है कि भाई कंप्लेनेंट जो है वो प्रेजेंट नहीं है। तो अर्लियर क्या था कि उसको डिस्चार्ज करने के प्रोविजंस प्रोवाइडेड थे सीआरपीसी के भी अंडर, लेकिन यहाँ पर जीएनएसएस में एक जो इम्पॉर्टेंट चेंज लाया गया है, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट चेंज लाया गया है, कि डिस्चार्ज करने के पहले मैजिस्ट्रेट के ऊपर अब एक जिम्मेदारी है कि आप कंप्लेनेंट को 30 दिनों का समय देंगे, कि भाई 30 दिन के अंदर आप आकर के अपना पक्ष यहाँ रख लो। यदि आप इन 30 डेज के अंदर नहीं आते हो, देन द अक्यूज्ड शैल बी डिस्चार्ज्ड। ऑलराइट, तो यही आप देखिए सेक्शन 272 में आप पाइएगा, द मैजिस्ट्रेट मे आफ्टर गिविंग 30 days टाइम टू द कंप्लेनेंट टू बी प्रेजेंट in his discretion, notwithstanding anything herein before contained, at any time before the charge has been framed, discharge the accused. All right, तो what is important for our purpose, कि यहाँ पर मैजिस्ट्रेट 30 दिनों का समय देगा कंप्लेनेंट को, किस चीज़ के लिए, कि आप प्रेजेंट हो जाओ और प्रेजेंट होकर के अपना पक्ष रख लो। अगर इस 30 दिन के अंदर भी कंप्लेनेंट नहीं आता है, तो वैसे केस में अक्यूज्ड को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। ऑलराइट, सेक्शन 272 is done. Then again, if before we move on to summons trial, फिर से एक लास्ट छोटा सा चेंज जहाँ पे कॉम्पेंसेशन की बात की गई है। आप देखिए सेक्शन नंबर 273, 273 जो कि बात करता है कॉम्पेंसेशन फॉर एक्यूजेशन विदाउट रीजनेबल कॉज की। ऑलराइट, और 273 का क्लॉज 6 में एक चेंज किया गया है, जिसको कि अभी हम लोग देखते हैं। 273 क्लॉज 6 it goes as, a complainant or informant who has been ordered under subsection 2 by a magistrate of the second class to pay compensation exceeding 2000 rupees may appeal from the order as if such complainant or the informant had been convicted on a trial held by such magistrate. सीआरपीसी के अंदर यहाँ पर 1000 रुपए की बात की गई थी, कि अगर 1000 रुपए तक का भी फाइन सेकेंड क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ने इम्पार्ट कर दिया है, तो वैसे में भी उस ऑर्डर से अपील में जा सकते थे, एज इफ कन्विक्शन हैज टेकन प्लेस। ऑलराइट, अब यहाँ पर द अमाउंट इज नॉट ₹1000, रादर द अमाउंट इज ₹2000। ओके, अब देखिएगा ये बड़े छोटे छोटे चेंजेस हैं, लेकिन इन्हें मेमोराइज करना उतना ही ट्रिकी हो जाएगा। एंड स्पेशली अगर आपको सीआरपीसी का डेटा याद है, तो ये और ज़्यादा कंफ्यूजिंग होने लगता है। ठीक है, इसी कारण से ऐसे चेंजेस के ऊपर और ज़्यादा ध्यान देना है आपको, और टाइम एंड अगेन रिवाइज करते रहने से ये चीज़ें आसान हो जाएंगी। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, सो काइंडली note it down, underline it, and try to go through it again and again. All right, okay then. Thus we are done with warrant trial. अब जो थोड़े छोटे ट्रायल प्रोसीजर्स हैं, अब हम लोग उन्हें देखेंगे। सबसे पहला कौन सा है, नॉट द सबसे पहला, मगर अगला जो ट्रायल प्रोसीजर है वो है आपका समन ट्रायल। समन ट्रायल आपका दिया हुआ है चैप्टर नंबर 21 के अंदर। इसमें कुछ एक परिवर्तन किए गए हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे सेक्शन 274। सेक्शन 274 इन 274 ये बताता है आपका सब्सटेंस ऑफ एक्यूजेशन टू बी स्टेटेड। ऑलराइट, सब्सटेंस ऑफ एक्यूजेशन टू बी स्टेटेड, इसका जो प्रोवाइजो है
प्रोवाइजो को पढ़िए। प्रोवाइडेड दैट if the magistrate considers the accusation as groundless, he shall, after recording reasons in writing, release the accused. Release को अंडरलाइन कर लीजिए, उसको घेर लीजिए. Release the accused, and such release shall have the effect of discharge. अब यहाँ पे इस बात को समझने का प्रयास कीजिए. ऑलमोस्ट ऑल ऑफ अस नो कि समन्स केसेस में फॉर्मल चार्जेस फ्रेम नहीं की जाती है. ऑलराइट, अब जब फॉर्मल चार्जेस फ्रेम नहीं की जाती है तो अब कोर्ट के सामने एक बड़ी समस्या रहती थी. वो समस्या ये थी कि भाई फॉर्मल चार्जेस फ्रेम ही नहीं किए जा रहे हैं, तो क्या अक्यूज्ड को डिस्चार्ज किया जा सकता है? तो ये कनड्रम बना रहता था हमेशा. तो इसी समस्या को एड्रेस करते हुए ये चेंज लाया गया है. और इस चेंज में क्या कहा गया कि यहाँ पे अब एक शब्द का इस्तेमाल कर दिया गया जो शब्द है रिलीज. और साथ ही साथ एक्सप्लेन भी किया गया इस बात को कि इस रिलीज का इम्पैक्ट क्या होगा. इट शैल हैव द इफेक्ट ऑफ डिस्चार्ज. ऑलराइट, तो अब यहाँ पे क्लैरिटी ला दी गई लॉ में. अब वो कंफ्यूजन का जो एक स्टेट था उसको एड्रेस कर दिया गया है. This is the only change in section 270. The next change is in section 279. All right. Section 279 बताता है आपका नॉन अपीयरेंस और डेथ ऑफ कंप्लेनेंट के केस में क्या होना है. इसमें जो चेंजेस हैं वो क्वाइट सिमिलर टू सेक्शन 272 है. 272 में भी हम लोगों ने देखा था कि कैसे 30 दिनों का टाइम प्रोवाइड किया जाता था कंप्लेनेंट को कि आप प्रेजेंट हो जाओ, और अगर नहीं हो रहा है देन द अक्यूज्ड वाज डिस्चार्ज्ड. तो यहाँ पर जो है सिमिलरली 30 डेज का टाइम पीरियड मैजिस्ट्रेट प्रोवाइड करेगा. बट यहाँ व्हाट इज़ द रिजल्टेंट इफेक्ट ऑफ नॉन अटेंडेंस. अगर नहीं आ रहे हैं उसके बाद भी आप प्रेजेंट नहीं हो पा रहे हो, तो वैसे केस में द इफेक्ट इज कि अक्यूज्ड एक्विट कर दिया जाएगा. ऑलराइट, वहाँ पर डिस्चार्ज किया जा रहा था, यहाँ पे एक्विट कर दिया जा रहा है. सो अब हमारे लिए जो काम का चेंज लाया गया है, चेंजेस 30 डेज के टाइम पीरियड को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है. मैजिस्ट्रेट 30 दिनों का समय देगा आपको प्रेजेंट होने के लिए, और अगर आप नहीं आ रहे हैं देन द अक्यूज्ड शैल बी एक्विटेड. ऑलराइट, ओके. देन अब हम लोग बात करेंगे चौथे और सबसे कंसाइज फॉर्म ऑफ ट्रायल प्रोसीजर के बारे में, जो कि है हमारा समरी ट्रायल. ओके, समरी ट्रायल हमारा चैप्टर नंबर 22 के अंदर दिया गया है. और पहला जो इसका सेक्शन है, लेट अस ओपन दैट वेरी सेक्शन. सेक्शन नंबर 283 में पावर टू ट्राई समरीली बताया गया है. ठीक है, तो अब सबसे पहला जो प्रोमिनेंट क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि समरी ट्रायल कौन कर सकता है, जो सेक्शन 283 एड्रेस करता है. सेक्शन 283 में बताया गया है कि समरी ट्रायल करने की पावर दी गई है चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को, और साथ ही साथ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को. लेकिन सीआरपीसी में क्या था कि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ट्राई तो ऑफ कोर्स कर सकता था, समरी ट्रायल कर सकता था, मगर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हैड टू बी एम्पावर्ड बाय द हाई कोर्ट. ऑलराइट, अब बीएनएसएस के अंदर हाई कोर्ट के द्वारा ऐसे किसी एम्पावरमेंट की जरूरत नहीं रह गई है. जेएमएफसी बाय द वर्च्यू ऑफ बीइंग अ जेएमएफसी इटसेल्फ, उसके पास इतनी पावर है कि ही कुड ट्राई एनी केस समरीली. ऑलराइट, सो दिस इज द वेरी फर्स्ट प्रोमिनेंट चेंज इन दिस रिगार्ड. अगला जो आप देखेंगे 283 के क्लॉज 1 का सब क्लॉज 2 देखिएगा आप. ठीक है, सॉरी, सब क्लॉज 1, 2 एंड 3, इन सब में जो है प्रॉपर्टी का जो अमाउंट था, पहले जब हम लोग सीआरपीसी को की याद करते हैं तो सीआरपीसी के अंदर सारे प्रॉपर्टी की अमाउंट्स जो थी वो लिमिटेड थी टू द वैल्यू ऑफ ₹2000. ऑलराइट, अब यहाँ पर सारे अमाउंट्स को चेंज कर दिया गया है, एंड ये 2000 रुपये का जो बात थी उसको बढ़ा करके कर दिया गया 20,000 रुपये. अब फिर से विल सी कि इट इज़ इन द वेरी सेम लाइंस
फाइन बढ़ा दिया जा रहा है, कॉम्पेंसेशन बढ़ा दिया जा रहा है। तो प्रॉपर्टी की जो कीमत थी कि अब चोरी की गई है तो प्रॉपर्टी की कीमत 2000 तक हो, तभी उसका समरी ट्रायल होगा। तो 2000 रुपीज़ वॉज इतना छोटा अमाउंट कि कई बार वो समरी ट्रायल नहीं किया जा सकता है। बहुत ही पेटी थेफ्ट है और बावजूद इसके उसको आप समरीली नहीं ट्राई कर सकते हैं। तो इसी कारण से अब जो है वो 2000 रुपये के अमाउंट को इंक्रीज करके कर दिया गया है 20,000 रुपये। ऑलराइट, तो फॉर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशंस दिस अमाउंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहले 2000 रुपये था सीआरपीसी के अंदर, बीएनएसएस के अंदर ये अमाउंट इंक्रीज करके कर दिया गया है 20,000 रुपये। ऑलराइट, नाउ विल सी सेक्शन 283 क्लॉज 2 को देखिए। 283 क्लॉज 2 में दिया गया है the magistrate may, after giving the accused a reasonable opportunity of being heard for reasons to be recorded in writing, try in a summary way all or any of the offences not punishable with death or imprisonment for life or imprisonment for a term exceeding 3 years. अब इसको एक अलग से सबसेक्शन बना करके लिख दिया गया है। पहले सीआरपीसी के अंदर ये प्रोविजन था, मगर इसके लिए अलग से एक्सप्लिसिट प्रोविजन बना करके नहीं लिखा गया था। अब इसको एक सेपरेट सबसेक्शन बना दिया गया है। ठीक है, इसमें क्या बोला जा रहा है कि कोई भी ऐसा ऑफेंस जिसकी पनिशमेंट डेथ ना हो, लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं हो और इम्प्रिजनमेंट एक्सीडिंग 3 years ना हो, यानी कि कोई भी ऐसा ऑफेंस जिसकी पनिशमेंट अप टू 3 years हो, वैसे सभी मामलों में समरी ट्रायल किया जा सकता है। ऑलराइट, और इसका एक प्रोवाइजो जो है, सेम सब क्लॉज का प्रोवाइजो भी देखिए आप। प्रोवाइडेड दैट नो अपील शैल लाई अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ अ मैजिस्ट्रेट टू ट्राई अ केस इन अ समरी वे अंडर दिस सबसेक्शन। अब बोलता है कि भाई मैजिस्ट्रेट डिसाइड करते हैं कि ही वांट्स टू ट्राई दैट केस समरीली, तो क्या अब इसके अगेंस्ट भी अपील में जाया जा सकता है? तो अगर अपील में ही चले जाएंगे तो इट डिफीट्स द एंटायर प्रोविजन ऑफ अ वेरी कंसाइज फॉर्म ऑफ ट्रायल। ऑलराइट, तो उसी को एड्रेस करने के लिए यहाँ पे क्लैरिफाई कर दिया गया है मियरली कि मैजिस्ट्रेट के द्वारा ये डिसीजन कि किसी भी केस का समरी ट्रायल होगा, उसके अगेंस्ट आप अपील में नहीं जा सकते हो। ऑलराइट, और इसके साथ हम लोगों ने जो है ट्रायल के पूरे प्रोसीजर को कंप्लीट कर लिया है। आई बिलीव कि आवर प्रोग्रेस इन अंडरस्टैंडिंग द चेंजेस ऑफ बीएनएसएस बड़ी स्टडी है और डिसेंट इनफ है। यदि आप इसे सही तरीके से फॉलो करते जाएंगे, नोट करते जाएंगे और कोशिश करेंगे कि सीआरपीसी के सेक्शंस को भी साथ में लिख लें। कोई भी एक बेयर एक्ट अगर आप बीएनएसएस का ही रख रहे हैं तो एडजेसेंट वहीं पे आप सीआरपीसी के सेक्शंस को भी नोट कर लें, या सीआरपीसी के बेयर एक्ट्स हैं तो उसमें बीएनएसएस के सेक्शंस को नोट कर लें और बार बार रिवाइज करते रहें। बहुत ही जल्दी आप पाइएगा कि ये सारे प्रोविजंस आपको मेमोराइज भी हो गए हैं और एक बेहतर कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है। बहुत ही जल्दी बिहार में जुडिशल सर्विसेज और असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर दोनों की वैकेंसीज आने वाली हैं। सिमिलरली हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में भी जुडिशरी और एपीओ दोनों की वैकेंसी आएगी। तो ऐसे केस में इन तीनों नए क्रिमिनल लॉज को समझना और मेमोराइज करके तैयार रहना और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए मैं आप सभी लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूँगा कि इस पर काफ़ी अलर्ट रहते हुए, थोड़ा ध्यान देते हुए इसको सही तरीके से पढ़िए, रिवाइज़ कीजिए और समय रहते आप मेमोराइज कर लीजिए, क्योंकि अब जो है ये डेटा काफ़ी ज़्यादा हो गया है। ठीक है, 3 नए एक्ट्स आने के कारण आपको सेक्शंस मेमोराइज करने पड़ेंगे, नए लॉज के भी, पुराने लॉज के भी। कंपैरेटिव एनालिसिस यदि कहीं पे पूछ ले रहा है तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो है दोनों एक्ट्स की ध्यान रखनी होंगी। तो ये डेटा ज़्यादा हो जा रहा है याद करने के लिए और ये एक चैलेंजिंग टास्क होगा, सभी लोगों के लिए चैलेंजिंग टास्क होगा। तो काइंडली इसका ध्यान रखें और
थोड़ी ईमानदारी बरतते हुए इन तीनों नए लॉज को एड्रेस करने का प्रयास करें। थैंक यू।